मानवीय अधिवास क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मानवीय अधिवास, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में अधिवास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अधिवास का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर एक तरह से। तो मानवीय अधिवास यानी मानव की रहने की जगह। तो दो तरह का मानवीय अधिवास हो सकता है मुख्यतः, एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। कितने अधिवास होते हैं? ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास, दो हुए, ठीक है। दोनों ही हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास। तुम्हारे ग्रेजुएशन के जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है ग्रामीण अधिवास में कितने प्रकार हैं, इसकी आकारीय संरचना क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि आकारीय संरचना में कि किस हिसाब से इसके सिद्धांत हैं। ग्रामीण में तो गांव होता है। हाँ, तो वही मैं ग्रामीण ही तो पढ़ा रही हूँ, मैं रूरल ही तो पढ़ा रही हूँ, अर्बन कहाँ पढ़ा रही हूँ अभी। सबसे इम्पोर्टेंट है मानवीय अधिवास, वो अधिवास जहाँ पे मानव रह रहा है, वो किस में आएगा? मानवीय अधिवास में आएगा। मानवीय अधिवास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और शहरी या नगरी। तुम शहरी भी कह सकती हो, नगरी भी कह सकती हो। नगरी अधिवास या शहरी अधिवास हम कह सकते हैं इसको। हमने इससे पहले पढ़ा था घनत्व नहीं, वितरण पढ़ा था। वितरण के साथ हमने वृद्धि पढ़ी थी, उसमें सिद्धांत पढ़े थे। तो इसी पर वितरण और वृद्धि संबंधित है अधिवास से। शहरी और ग्रामीण अधिवास में बहुत से अंतर हमें देखने को मिलेंगे। जनसंख्या वितरण अलग अलग होगा दोनों जगह पे। वितरण अलग अलग है, क्योंकि ग्रामीण में वितरण कम है और शहरी में वितरण ज़्यादा है। मतलब हर जगह हम देख सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है कंपेयर करते हैं गांव के, अगर हम शहर से, तो ठीक है। तो मानवीय अधिवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास। आपके सिलेबस में दोनों अधिवास हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण, कल पढ़ेंगे शहरी। ग्रामीण अधिवास में हम इसकी आकारीय संरचना भी पढ़ेंगे, यानी मैंने जब पढ़ाया था एक बार पल्लीकृत, गुच्छीकृत, ये सब पढ़ाया है मैंने। ये बस्तियों के प्रकार होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के क्या होते हैं? पल्लीकृत, गुच्छीकृत। मलिन बस्तियां मुझे बताओ ग्रामीण में आएंगी कि शहर में आएंगी? वेरी गुड। मलिन बस्तियां जो आएंगी वो शहर में आएंगी। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? मैंने बताया मुंबई में धारावी। धारावी की जो मलिन बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने मलिन बस्ती की डेफिनेशन देते हुए क्या बताया था कि 4 दीवार का एक कमरा जो नमी से भरा हो, जिसमें कोई भी धूप ना आती हो, रोशनी ना आती हो, वहाँ पे तुम्हें रोशनी उस हिसाब से ना मिलती हो, और साथ ही साथ रास्ते बहुत पतले हों, आसपास गंदगी और बदबू बहुत ज़्यादा हो, रोशनी ना के बराबर हो, नमी बहुत ज़्यादा हो, उन बस्तियों को हम क्या कहेंगे? मलिन बस्तियों की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। शहरों में तुम्हें सबसे ज़्यादातर मलिन बस्तियां देखने को मिलती हैं। वजह क्या है मलिन बस्तियां सबसे ज़्यादा बनने की? क्योंकि गाँव के छोटे तबके के लोग जो मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ जब तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, तो शहरों में नवीन मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगता है। अब करके तुम्हें इलाहाबाद में बहुत सी मलिन बस्तियां तुम्हें देखने को मिलेंगी। हाँ, तुम्हें मिलेंगी ठाकुर नारायण की तरफ अगर तुम जाती हो तो वहाँ पे एक कुष्ठ आश्रम है उधर की तरफ। हाँ, जल विभाग की तरफ अगर तुम जाओगी, करेला बाग की रोड की तरफ, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सी मलिन बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। या मैं करेली में अगर बात करूँ, जो दुल्हन पैलेस है, दुल्हन पैलेस के पास जो है जगह, वहाँ पे तुम्हें मलिन बस्तियाँ, तुम उनकी हालत देख के समझ सकती हो कि मलिन बस्तियाँ कैसी होती हैं। कोई तुम्हें एकदम पॉश एरिया, वीआईपी एरिया नहीं है ये मलिन बस्तियों का एरिया, जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे लिटरेसी ना हो, और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, अशिक्षा और साथ ही साथ अपराध कहाँ से सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं? इन्हीं मलिन बस्तियों से, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं होता, तो ये छोटे छोटे अपराध करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो लोग कहते हैं अधिवास इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी में अधिवास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी प्रति व्यक्ति आय और यही आपकी जीवन की प्रत्याशा दर्शाता है, दिखाता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो अच्छे अधिवास में तुम रहोगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो अच्छे अधिवास में नहीं रहोगी। और अधिवास से ही तुम्हारी जीवन प्रत्याशा दर्शाई जाती है। अच्छे घर में रहोगी, माहौल अच्छा होगा, अगर हरियाली रहेगी, मतलब अच्छी एयर तुमको मिलती रहेगी, बदबू नहीं होगी, रोशनी होगी, तो तुम्हारी जीवन की जो आयु है, यानी तुम्हारा जीवन है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तुम अगर ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ गंदगी होगी, तुम्हें बीमारी हो जाएगी कई तरह की, और तुम्हारी उम्र क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा हमारी कम हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार के बारे में। ठीक, टाइप्स। प्रकरण एकाकी अधिवास, ये 2-4 ग्रह होते हैं, वे दूर दूर बिखरे हुए पाए जाते हैं। तुम्हें अगर मैं बात करूँ, तुम कभी गाँव में जाते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि खेतों के बीच में 2-4 घर हैं, कुछ दूर पे 2-4 घर हैं, उसके कुछ दूर पे 2-4 घर हैं। क्लास में फोकस करो, नोट्स मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, इस तरह से जो प्रकृति या एकाकी से मतलब समझ में आ रहा है, एकाकी अधिवास जो एकाएक हो, मतलब 4-5 घरों का एक ग्रुप है, फिर उसके बाद तुम्हें 4-5 घरों का, कभी कभी तुम देखने को मिलेगा 4-5 घर भी नहीं, केवल एक ही घर होता है। ठीक है, एक ही घर होता है जो थोड़ा सा गांव के बस्ती से थोड़ा दूर बसा होता है, खेतों के बीच में बसा होता है। ठीक है, ये हमारा एकाकी अधिवास होता है। इसमें 4-5 से अधिक घर नहीं पाए जाते, किंतु यह कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रकृति अधिवासों की प्रमुख विशेषता उनका लघु आकार, एक दूसरे से दूर स्थित होना, एकाकीपन, जिसमें से कुछ में परिवार निवास करते हैं, बड़े बड़े कृषि फार्मों पर बनाए गए कृषि घर या वास गृह। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फार्म हाउस नाम देते हैं हम अक्सर, फार्म हाउस बोलते हैं। या तुमने अगर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फार्म होती हैं, बहुत बड़ी फार्म होती हैं, जो बड़ी फार्म मतलब बहुत आपके कई बीघा ज़मीन है, कई एकड़ में आपकी ज़मीन फैली है, और आपने उसके बीच में घर बना लिया उनकी देखभाल के लिए, ज़मीनों की देखभाल के लिए, पशुपालन के लिए वगैरह वगैरह। तो वो किस में आएगा? एकाकी अधिवास में आएगा। वो किस में आएगा? एकाकी अधिवास में आएगा। एक वही तो मैंने कहा, अकेला एक घर, सिर्फ एक नहीं हो सकता, हो सकता है 4-5 भी हो, लेकिन एक भी हो सकता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे फार्म हाउस वगैरह हुए या बड़ी से बड़ी फार्म आपकी हुई, उसमें जो अधिवास बने होंगे वो किस में आएंगे? एकाकी अधिवास में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे तो कुछ आधार बनाए गए हैं इन अधिवासों को अलग करने के लिए। प्राकृतिक आधार, प्राकृतिक आधार एक चीज़ और याद रखो कि अक्सर लोग घर वहाँ बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जलाशय बहुत पास हो, पानी, हाँ पानी की स्थिति बहुत पास हो, मिट्टी अच्छी हो। गांव की बात मैं कर रही हूँ, शहरों में तो इंसान कहीं भी बना लेता है, गांव में देखता है इंसान मिट्टी अच्छी क्योंकि खेत पास में होंगे। तुम लोगों को चकबंदी के बारे में पता है? क्या होती है चकबंदी, बताओ जरा सा। चकबंदी आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। चकबंदी का क्या मैटर था? नहीं, चकबंदी खेतों से, गाँव से रिलेटेड है चकबंदी। चकबंदी एक्चुअल में क्या होता था, जैसे मैं अगर बात करूं कि ये ताइफा एक फार्मर है, ठीक है, ताइफा एक फार्मर है, ताइफा के पास कई जगह फार्म है, मतलब कई जगह खेत है, लेकिन ताइफा के पास जो खेत है ना वो सब अलग अलग जगह पे है। अलग अलग जगह का मतलब है कि ताइफा के पास कुछ खेत, मैं अगर बात करूं सिविल लाइंस में है, कुछ खेत ताइफा के पास करेली में है, कुछ खेत ताइफा के पास और यूनिवर्सिटी के पास है या चकिया के पास है, तो कई अलग अलग जगह पे ताइफा के पास खेत हैं। तो ताइफा के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ताइफा एक टाइम में सब जगह खेतों को नहीं देख सकती। ठीक, ये सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ताइफा के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे खेतों की नपाई की। ताइफा के कितने खेत हैं, सबके खेतों का मेजरमेंट हो गया, नाप हो गई, मापक से तय हो गया, फिर उसी के आधार पर ताइफा को एक जगह पे उतनी बड़े खेत दे दिए गए। तो ताइफा की फर्म क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब ताइफा का जो उत्पादन होगा, यानी प्रोडक्शन ताइफा जिस भी चीज़ का करेंगी, गेहूं का, गन्ने का, किसी भी चीज़ का अगर ताइफा फर्म लगा रही है, खेती कर रही है, तो ताइफा का जो प्रोडक्शन होगा वो पहले से ज़्यादा होगा, और प्लस ताइफा एक जगह पे फोकस कर पाएंगी टाइम के हिसाब से। हो सकता है ताइफा के पास ज़्यादा बड़ी फर्म है तो ताइफा ट्रैक्टर खरीद लें, उनका टाइम बचेगा, मशीनों से यूज़ करें। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की? चकबंदी स्टार्ट की। समझ में आया? जहाँ पे चकबंदी का मतलब क्या है कि कई सारी ज़मीनें आपकी बिखरी हुई। गवर्नमेंट का ये फ़ायदा था कि किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी थी कि देखो अगर गवर्नमेंट किसानों को खुश रखेगी तो वो अच्छा उत्पादन करेंगे तो सरकार को फ़ायदा तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमेशा हर फ़ायदा गवर्नमेंट को देख के नहीं, गवर्नमेंट, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, गवर्नमेंट बहुत से डिसीजन प्रजा को देख के लेती है, यानी हमें देख के लेती है। ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट कह सकते हो। सारे यही ढकोसला दिखाते हैं कि सब अच्छे गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ कहने की बात होती है। ठीक है, तो चकबंदी का मतलब ये था कि सारी ज़मीनें जो बिखरी हुई थी कई सारे किसानों की, उन सारी ज़मीनों को एक जगह पे उनको दे दिया जाए, जिससे उनकी जोतों का आकार, यानी कि जो फर्म का साइज़ है वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। साथ ही साथ वो एक जगह पर रह के फोकस के साथ अपनी खेती कर सकें। हो सकता है वो ट्रैक्टर का प्रयोग करें, और कई जगह पे खेत बटे होने की वजह से वो सही से उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें एक जगह पे ज़मीन मिल गई। ये चकबंदी है। ये क्या है? चकबंदी। इसका अधिवास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया, मेरे दिमाग में आया कि चकबंदी क्या होती है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है,
प्राकृतिक आधार की मैं बात कर रही हूँ, तो प्राकृतिक आधार क्या है? जैसे कि जलवायु, जलाशय, मिट्टी, वन, जीव जंतु, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के गाँव में जो घर बसाए जा रहे हैं, देखो जलाशय कोई आदमी नहीं बना रहा, मिट्टी कोई आदमी नहीं बना रहा, तो ये प्राकृतिक आधार है। किसका आधार है? ये प्राकृतिक आधार है। तो अगर हम प्राकृतिक आधार की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या स्थिति हम देख सकते हैं? प्राकृतिक आधार में हम देखेंगे स्थलाकृतियाँ, जलवायु, जलाशय, मिट्टी, वन, जीव जंतु, इन सब पे हम ध्यान देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृतिक आधार कहलाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखो, सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार की अगर मैं तुमसे बात करूँ कल्चर के अकॉर्डिंग, अच्छी बात है। एक चीज़ और, तुम्हें कभी गांव वगैरह अगर तुम लोग गए हो तो सुना होगा तुमने, ये पांडे मोहल्ला है, ये मियाँ मोहल्ला है, या ये लोहारों की बस्ती है, सुना है? गांव कभी गए हो? अगर मैं सांस्कृतिक आधार की बात करूं, मैं सांस्कृतिक आधार की, कोई गांव में रहता है तुम्हारे? हाँ, अगर मैं सांस्कृतिक आधार की बात करूं तो सांस्कृतिक आधार पे वर्गीकरण कैसे होगा? कि कभी तुम लोग गांव गए हो तो सुना होगा कि पांडे मोहल्ला है, लोहार मोहल्ला है, लोहार बस्ती है, यादव की बस्ती है, या मुसलमानों की बस्ती है। तो ये क्यों कहा जाता है? इसका मतलब कि उस बस्तियों में जो कम्युनिटी का मैं नाम ले रही हूँ, ये लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये एक सांस्कृतिक आधार है। ये किस चीज़ का आधार है? सांस्कृतिक, क्योंकि उनका कल्चर उनसे मैच कर रहा है, तो वो वहीं पे अधिवास करना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे अधिवासों को कुछ विश्व वितरण दिए। भारत का तो हो गया, हमने एक मोटा मोटी हमने पढ़ लिया किस आधार पे होता है। विश्व वितरण में हम देख सकते हैं कि एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस यहाँ पे कैसे वर्गीकरण हुआ है, किस हिसाब से बांटा गया है? गाँव नहीं होते लेकिन। क्यों नहीं? अमेरिका में गाँव नहीं है? अरे क्या बात कर रही हो? यूरोप में गाँव नहीं? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है शहरों में फार्म रहती है क्या? वो भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं गेहूं चावल का, तो क्या शहर में उगा रहे हैं? वो बड़ी बड़ी जो हाईटेक बिल्डिंग्स उसके बीच में खेत बने हैं? नहीं, उनके पास भी गांव है, लेकिन उनके गांव इतने डेवलप होते हैं ना बेटा कि हमारे गांव से वो बहुत बेस्ट होते हैं। वहाँ का एक फार्मर, उसके घर में वाईफाई लगा है, उसके पास बड़ी, अगर मैं बात करूँ अमेरिका में एग्रीकल्चर कोई नॉर्मल बात नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि भारतीय किसान और विदेशी किसानों में क्या अंतर है? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने जहन में हमेशा याद रखना कि भारतीय किसान और विदेशी किसान में क्या अंतर है। ट्रैक्टर अलग बात है, एजुकेशन अलग बात है, मशीनरी अलग बात है, फर्म्स का बड़ा होना, साइज़ का अलग मैटर है, वो सब अलग चीज़ है। पता है यहाँ पे एक माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब हमारा दिमागी जो बीमारी है वो ये है कि एक फार्मर अगर है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया वो किसान बनता है। हमारे यहाँ ये सोच है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा? किसान बन जाएगा। लेकिन अमेरिका में या विदेशों में ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। इसे ये एक बिजनेस के तौर पे देखते हैं। उनके लिए घाटा मुनाफा है, प्रॉफिट लॉस है। और फर्म में फर्म होती है उनकी, बड़ी बड़ी फर्म जिसे कह सकते हो। हमारे पास भी खेत हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े बड़े खेत होते हैं, हमारे किसान जो हैं, मैंने जैसे अभी कहा ना कि हमारे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट ऐसे ध्यान तो देती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कहा कि बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, वो किसी बाहर सेक्टर में चला जाएगा, वो बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा, किसान नहीं बनेगा। वो कहेगा मैंने इतना पढ़ाई कर ली, मैं किसान क्यों बनूं? लेकिन बाहर के देशों में बाहर से लोग पढ़ के आते हैं एग्रीकल्चर और अपनी फर्म पे वो यूज़ करते हैं, तो वो डेवलप हो रहे हैं ना, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उन पे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो तुमने अभी मुझसे पूछा कि क्या मैम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो बहुत सब जगह आपके गाँव हैं और सब जगह फार्मर्स हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जहाँ पे फार्मर्स नहीं और जहाँ पे गांव नहीं है। तो ये ग्रामीण या अधिवासों का जो विश्व वितरण है कि विश्व में कैसे कैसे गांव बसे हुए हैं, समझ में आ रहा है? एंग्लो अमेरिका, इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सम्मिलित है। कनाडा और अमेरिका का बहुत अच्छी सा थ्योरी है। तुम ऐसे जैसे ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ऐसे एक लाइन है, ऐसे टिप करके कनाडा, टिप करके अमेरिका, बॉर्डर कुछ नहीं, सिर्फ रोड है, डिप करके, मतलब इस तरफ मैं खड़ी हुई कनाडा, एक पैर रखा अमेरिका। हाँ, ये स्थिति है। जैसे मैं नेपाल की बात करूँ, नेपाल की रोड पे हम जाते हैं, डिप करके उधर नेपाल, डिप करके इधर इंडिया। यहाँ पे तो कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता हमारा,
ठीक है। तो इन देशों में सघन अधिवास के रूप में नगरों का विकास हुआ। देखो ये जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज, वहाँ शहरों का तो विकास हुआ ही, वो अलग टॉपिक है। अधिकांश ग्रामीण अधिवास प्रकरण प्रकार के हैं, जो बड़े बड़े फर्मों पर कृषि घर या वासगृह, जो वहाँ पे तुम्हें घर देखने को मिलेंगे गाँव में, वो बड़ी बड़ी फर्म के बीच में एक बड़ा सा कोई पैलेस होगा, जैसे तुम लोगों ने हो सकता है मूवी वगैरह में हॉलीवुड देखा हो या कार्टून में देखा हो, जो दिखाते हैं बाहर डिज्नी में जो दिखाते हैं कार्टून, बड़ी बड़ी फार्म्स होती हैं, फार्म के बीच में कुछ घर होते हैं, कुछ घर बना दिए जाते हैं, एक दो घर बना दिए जाते हैं, वो बड़े पैलेस तरह के होते हैं। अच्छी होती हाँ, है, सिर्फ फार्म नहीं होती, जिनके पास बड़ी फार्म होती है वो पशुपालन भी करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं। हाँ, पवन चक्की चलती, वो इसीलिए तो मैंने कहा वो हर चीज़ का यूज़ करते हैं, वो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने काम को सही से करता है और अपना टाइम का सही यूज़ करता है, वो इंसान डेफिनेटली आगे जाएगा। लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना तथा यूरो देशों में पंपास घास प्रदेशों में बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए जाते हैं। अब ये पंपास घास प्रदेश क्या है? घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, तो अब घास के मैदान किसी काम नहीं आएंगे, ये चारागाह होते हैं। यहाँ पे क्या किया जा सकता है? पशुओं के चारे के लिए ये घासों का प्रयोग होता है, समझ में आया? ये पैकिंग होती है बाकायदा इसकी, जैसे हम खरीदते हैं चीज़ों को, हाँ, इसमें घास की पूरी पैकिंग की जाती है, क्योंकि जो पशुपालन करते हैं, जानवर पालते हैं, उन घासों को खरीदते हैं उनको खिलाने के लिए, जैसे भूसा खरीदते हैं, जो भी जानवरों के खाने हैं वो खरीदते हैं, तो वैसे ही इन घासों का पूरा प्रोडक्शन होता है और पूरा बिजनेस है इनका, मार्केट है पूरी इनकी, ठीक है। तो मशीनों की सहायता से खेती की जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, यहाँ कृषि फर्म पर कृषि गृह पाए जाते हैं, और यहाँ पे भी फार्म हाउस टाइप पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया के जो गाँव है, तुम्हें देखने को मिलेगा कि बेचारे मिट्टी के घर हैं, बच्चे आधे कपड़ों में हैं, खाए हैं नहीं खाए हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें अमेरिका के गाँव नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है? वहाँ के गाँव बहुत डेवलप है, ठीक। हमारे शहर इतने डेवलप नहीं जितने वहाँ के गांव डेवलप हैं। यूरोप में कुछ उपजाऊ कृषि प्रदेशों में वासगृह के रूप में कई पहाड़ी भागों पर बिखरे हुए एकाकी गृह। अब पहाड़ी क्षेत्र क्या होते हैं यूरोप में? सिर्फ यूरोप में नहीं, इंडिया में भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे। कभी नेट वेट पे देखो या किसी मूवी वगैरह में देखो, तुम्हें पहाड़ों पे छोटे छोटे एक दो घर, तुम्हें लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। पता है कश्मीर वश्मीर में ऐसी ऐसी जगह है तुम्हारे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ दिन भर में एक बस जाती है, बस लाइट नहीं आती, नीचे आते आते आपको टाइम लगेगा। अगर किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, तो लोग बड़ी मुश्किल से पलंग वलंग जो होती है ना उस पर रख के उसको नीचे लेके आते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स में लोग सरवाइव कर रहे हैं, सोचो, ठीक है। तो ये ऐसे घर जो एकाकी है, एक दो हैं घर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये यूरोप में भी पाए, मतलब वासगृह में उनका घर जो होता है, वासगृह जो फार्म के बीच में हो, स्थित हो, ठीक है। वास करना यानी वहाँ पे वो रहते हैं। प्रदेशों में वासगृह के रूप में कई पहाड़ी भागों में बिखरे हुए एकाकी गृह होते हैं। वासगृह यानी उनका जो घर होता है, कृषि फार्म के सेंटर में जो घर होता है वो क्या होता है? उनका वासगृह होता है, ठीक। और ये एकाकी होता है, एकाकी मतलब एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 से ज़्यादा नंबर नहीं होते, बहुत ज़्यादा जाओगी तो 4 या 5, उससे ज़्यादा नंबर नहीं होते, और कम से कम एक, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एशिया। अभी एशिया में तो वे बात ही छोड़ दो, ये तो सारी की सारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलपमेंट तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें एकदम प्योर गांव मिलेगा यहाँ पे। एशिया, अफ्रीका, इंडिया, अच्छा, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये क्या है? प्योर। तुम्हें यहाँ पे जो मिलेंगे वो कैसे गांव मिलेंगे? एकदम प्योर ओरिजिनल गांव। जैसे मैं अगर कहूँ कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा इंडिया सोचते हैं, हम इंडिया को जब सोचते हैं तो हम पता है यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा शहरों से ज़्यादा गाँव है। भारत एक ग्रामीण अधिवासी देश है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में क्या बसे हैं? गांव। शहर बहुत कम है, गांव सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एकत्रित या संघनन। एकाकी पढ़ लिया, एक प्रकार था एकाकी का, एक प्रकार है एकत्रित या संघन। संघन कैसा? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? घरों का थोड़ा ज़्यादा घर, वहाँ पे 3 या 4 या 5 या 1, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। संघन, अक्सर लोग कहते हैं ना सघन बस्ती है। सघन बस्ती मतलब एकदम बसी हुई बस्ती है चारों तरफ से, तो उस बस्ती को हम क्या कहेंगे? एकत्रित या सघन बस्ती। एकत्रित या सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है जो पास पास स्थित कई ग्रहों के समूह होते हैं, जिनका आकार प्रकीर्ण अधिवासों की तुलना में बड़ा होता है। अब प्रकीर्ण अधिवास 1, 2 थे, 4, 5 थे, तो एक छोटी सी जगह में फैले हुए थे, लेकिन इनका आकार, एकत्रित और संघन का आकार क्या होगा? काफ़ी
बड़ा होगा, साइज उनका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एकत्रित या संघन। एकत्रित या संघन अधिवास पढ़ा रहे ना, तो वो अधिवास जो प्रकीर्ण अधिवास, जो एकाकी थे, उसे एकाकी भी कहेंगे, प्रकीर्ण भी कहेंगे। इसमें गांव नहीं आएगा, गाँव ही है बेटा, ये पूरी बस्ती है। गांव में बस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वो एकाकी फार्म के बीच में एक दो घर जो बने होते थे वो नॉर्मल एकाकी अधिवास, लेकिन ये पूरी की पूरी बस्ती है। ये क्या है, बस्ती, जहाँ पे कई लोग रह रहे हो। गांव के बीचों में बस्तियां होती हैं ना। संघन या पुंजित अधिवास, एकल केंद्रीय तथा संघन बसा हुआ अधिवास। यहाँ पे बाहर खेत होते हैं, बाग होते हैं, खलिहान होते हैं, बस्ती से बाहर होते हैं। उसमें हमने क्या देखा था एकाकी में कि खेत के बीच में घर होता है। इसमें क्या देख रहे हैं, बस्ती से बाहर खेत है, बाग बस्ती से बाहर है। तो ये क्या है, संघन और एकत्रित यानी इकट्ठा है। ठीक है। संयुक्त अधिवास, छोटे छोटे पूर्वों के समूह को संयुक्त अधिवास कहते हैं। मतलब छोटे छोटे ग्रुप में 3-4 घर हैं, फिर 3-4 घर है, फिर 3-4 घर है, फिर 3-4 घर है, ऐसे पूरा अधिवास बसा है। ठीक है, संयुक्त अधिवास। अपखंडित अधिवास, अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई बस्ती है या कुछ किसी बस्ती में कुछ हो गया, कोई बीमारी आ गई या बाढ़ आ गई या सूखा आ गया या स्थिति खराब हो गई, तो वहाँ पे देखेंगे अपखंडित अधिवास, यानी खंडित हो चुका है, वो टूट चुका है। वो अधिवास कैसा हो चुका है, टूट चुका है। उसमें से बहुत से घर क्या हो चुके हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए, वो घर क्या हो गए, बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गए। तो वो स्थिति कौन सी होगी, अपखंडित अधिवास की। कौन सी होगी, अपखंडित। वही मैंने कहा ना, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आधी बस्ती बर्बाद हो गई, टूट गई बस्ती। पहले बस्ती बड़ी थी, बाद में बस्ती क्या हो गई, छोटी टूट गई। और वो क्यों टूटी, प्राकृतिक कुछ कारण हुए, सूखा हो गया या कुछ लोगों ने गांव छोड़ के चले गए, कुछ बीमारियां आ गई, कुछ ना कुछ वजह थी। तो ये 3 स्थिति तुम देख सकती हो संघन में। संघन अधिवासों के आधार देख सकती हूँ, वही है प्राकृतिक आधार और सांस्कृतिक, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था। प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जमीन की स्थिति को देखकर बनाए जाते हैं या जलवायु की स्थिति पर बनाए जाते हैं। वन्य जीवन, हाँ लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार के अधिवासों में देखो कि इनका क्या आकार होता है। आकार की मैं बात करूं, यहाँ पे आता है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मार्क्स देगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे इसमें अगर बात की जाए। वैसे क्वेश्चन इसके ज़्यादा बनते हैं क्योंकि उसमें तुम आराम से मतलब बना के भी, मतलब अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो लिख सकती हो, लेकिन इसको तुम्हें प्रॉपर याद करना पड़ेगा। ठीक है। आयताकार तथा वर्गाकार प्रतिरूप, ऐसी बस्ती जो कैसी हो, आयताकार में बसी हो, वर्गाकार में यानी चौकोर बसी हो, ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के शेप में बसी हो। गांव की बात करें, गांव में जो ऐसी बस्ती बसी हो जो आयताकार हो। ठीक है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल वो होता है रेक्टेंगल। ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ये विश्व में जितने भी ग्रामीण अधिवास हैं उनकी रूपरेखा निकाली गई है। ठीक। ऐसे तुम सोच सकते हो कि भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे गांव बसने से पहले ही देखा जाएगा कि चौकोर है कि त्रिकोण है कि क्या है, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ कही जा सकती है, रेखीय प्रतिरूप। यहाँ पे बहुत सी इमेजेस थी, शायद मैंने पढ़ाया था, ये देखो रेखीय प्रतिरूप, ऐसे समझ लो तुम, ये ज़्यादा समझ में आएगा। रेखीय प्रतिरूप, ये कोई रोड है, मेन सड़क थी, उस सड़क के किनारे किनारे लोगों ने बसना शुरू कर दिया, उसके अंदर नहीं गए, खेत है उसके अंदर। कभी तुम जाओ, जैसे फूलपुर की तरफ जाओ, तो तुम जैसे रोड से जा रही हो, तुम्हें जैसे लगेगा कि इधर इधर बहुत से रोड पे मकान मिलेंगे, लेकिन ज़रा सा पीछे की तरफ नज़र दौड़ाओगी तो खेत तुम्हें दिखेंगे। तो ये कौन सा प्रतिरूप है, रेखीय प्रतिरूप है। इन सब चीज़ों को थोड़ा जब निकलते हो तो थोड़ा आँखों को ध्यान से, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, थोड़ा अपने आसपास के वातावरण को भी देखा करो। ठीक। त्रिभुजाकार का मतलब है कि एक मेन रोड है और एक अंदर कोई कच्ची रोड जा रही है, उस मेन रोड के आसपास कच्ची रोड में जो बस गए हैं, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल में बस गए हैं, वो क्या होगी बस्ती, ट्रायंगल। जैसे गांव के अंदर एक, तुम कहती हो ना ये मेन गांव है, ये मेन रोड है, इसके अंदर एक गांव और है, सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं इसके अंदर एक छोटा गांव निवास करता है, इसके अंदर और भी बहुत से लोग रहते हैं, ये सुना है, जब कभी गांव गए होगे तो सुना ही होगा। वर्गाकार प्रतिरूप, जैसे 4 रोड जा रही है, उसके चार चौकोर पे लोग बस गए, मतलब चौराहे टाइप में लोग बस गए हैं, और उन्होंने कैसा आकार बना लिया, वर्गाकार या आयताकार जिसे कह सकते हो। ये है अर्य प्रतिरूप, इसमें कई सारी रोड हैं जो
आसपास से निकल रही थी और लोगों ने, वही रेखीय ही है लेकिन ये रेखीय का संयुक्त रूप है। इसमें तुम्हें रेखीय की एक स्थिति देख रही है, इसमें कई सारी स्थिति है, वही चीज़ है। ये तुम्हारा है अर्य प्रतिरूप, ठीक है। अब बात करते हैं तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप कैसा है? ये अर्य से थोड़ा संघन है। अर्य संघन नहीं था, अर्य में ये जगह छूटी हुई है, ठीक। तारा प्रतिरूप ने इसको भर दिया है। तारा प्रतिरूप क्या? यही वही चीज़ें हैं जो आगे डेवलप होती जाती हैं बस्तियाँ, तो इनके नाम क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा निवास करती जाती है, ठीक है। शतरंजी प्रतिरूप, इसमें कई सारी सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, और ये गलियाँ ऐसी बसा, अगर मैं तुम्हें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो ये तुम्हें बाहर के विदेशों में ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पूरा सेट करके गांव बसाया जाता है कि किस तरफ से, कभी रील्स पे देखो, बड़े खूबसूरत तुम्हें मिलते हैं वो विलेजेस, मिट्टी के घर होते हैं, लैंप लगे होते हैं, रोड बहुत अच्छी तुम्हें देखने को मिलती है। इजिप्ट में देखो जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, या यूरोप में देखो, यूरोप के गांव देखो, तो उनका लगता है कि इनको बसाया गया, ये अपने से नहीं बसे हैं उठ के कहीं से भी आके, इनको इन थ्योरी के माध्यम से क्या किया गया है? बसाया गया है, ठीक है। शतरंजी प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप हो गया। तीर प्रतिरूप, कोई एक मेन रोड है, उसके अंदर एक रोड जा रही, उसी के किनारे इस हिसाब से लोग बस गए हैं कि बाहर की तरफ लोगों ने बसना शुरू नहीं किया, बल्कि आंतरिक स्थिति में लोगों ने बसना शुरू कर दिया। वृत्ताकार, कोई मेन सेंटर, जलाशय, पानी की कोई नदी कोई तालाब मान लो, कोई जलाशय मान लो, उसके किनारे 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 एक सर्कल में लोगों ने क्या होना किया है? रहना शुरू कर दिया है, तो वो क्या है? वृत्ताकार प्रतिरूप। अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप की मैं बात करूं, अर्धवृत्ताकार, देखो जलाशय के किनारे किनारे जो स्थिति बसेगी वो वृत्ताकार है, नदी के किनारे जो बसेगी वो अर्धवृत्ताकार है, क्योंकि नदी कहीं पे समाप्त नहीं हो जाती कि बस यहीं से निकलो यहीं पे खत्म हो गई, नदी तो पूरा ऐसे जाती है, तो उसके साइड में जो बस्तियां बसती हैं वो क्या है? अर्धवृत्ताकार। जलाशय सेंटर होता है, वो गोल होता है, उसके किनारे किनारे जो बसेंगी वो वृत्ताकार होती है। हाँ, जलाशय पानी की जगह, ठीक है। अब पंखा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप की तुम्हारा क्या स्थिति है? वो स्थिति जब हम देख सकते हैं कि कोई मेन रोड हमारी जा रही है और मेन रोड के साथ ही साथ पास में कोई नदी का भी प्रतिरूप स्थित हो, समझ में आ रहा है? तो वो स्थिति क्या होगी? पंखा प्रतिरूप। कुछ लोग रोड के साइड में, नहीं, नदी, नहर, रोड निकली नदी है, मैं ऊपर से बात नहीं कर रही, मैं साइड से बात कर रही हूँ कि मेन रोड उधर से चली गई कट के, ठीक है, और ये तुम्हारी नदी का किनारा जो है, तो लोगों ने गांव में रोड की साइड भी रहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने उसी बस्ती को मिला के इधर भी रहना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गई? तुम्हारी पंखा प्रतिरूप। समझ में आ गया?